आवर यूट्यूब चैनल यूनिक सरजी सत्यम और दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th क्लास 11th एंड जेई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्रैश कोर्स एंड many of videos I think I have no videos है but here we complete a first video of straight line and second and third first of all we complete first video and second video and third video and overall 3 videos completed your complete straight line concepts. This crash course only concept based crash course not including any types of questions, यानी कि ये जो क्रैश कोर्स है इसमें सिर्फ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, कोई भी आपका क्वेश्चंस नहीं होगा। बट इसी के साथ सेकंड क्रैश कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपको जेईई मेंस में और आपके बोर्ड्स एग्जाम में प्रॉफिट मिले, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सको, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि 80+ जेईई मेंस में इन कॉन्सेप्ट के थ्रू एंड जस्ट आप जब सेकंड वाला क्रैश कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आप हो सकता है और ज्यादा स्कोर कर सके एंड 95 या 98+ इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रेट फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ओवरऑल 3 वीडियोस कंप्लीट योर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन टॉपिक एंड नाउ वी स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। देखो बेसिकली स्ट्रेट लाइन अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। स्ट्रेट लाइन का जो ये सबसे पहले देखो हमको समझ लेना है कि ये जो हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे हम क्रैश कोर्स पूरा क्रैश कोर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स। अब देखो इस क्रैश कोर्स का आपको हेल्प इतना मिलेगा ना कि आप इस पूरे मैथमेटिक्स को, जेईई लेवल की पूरी मैथमेटिक्स को बहुत कम टाइम में, एक बहुत कम टाइम में आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बहुत कम टाइम में। ठीक है, मतलब इसमें हम आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बता देंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं और उन कॉन्सेप्ट्स का यूज कैसे करेंगे, आप उन यूजेस को बता देंगे। देखो आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। अगर क्लास वाइज अगर हम इसका डिस्कशन करते हैं तो क्लास 11th का टॉपिक है और इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। हो सकता है आपका कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स करके भी पूरा चैप्टर गिवन हो और उसमें एक पार्ट में स्ट्रेट लाइन को शो। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन एंड व्हाई वी कैन एज्यूम पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड व्हाट इज अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड डिस्टेंस फॉर्मूला। अब व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? तो देखो आपको पता है ना, आपको पता है कि आपके पास अगर कोई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टाइप के कॉर्ड, आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो आप समझने की कोशिश करो, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो क्लास 9 से पढ़े होंगे, कुछ इस टाइप वाले ये जो आपके एक्सिस हैं आपने ये क्लास 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब यार समझना आपको बस इतना है कि ये होते क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, क्या मतलब क्या इसका एक पॉइंट्स कहां से आते हैं। थोड़ा स्पीड से रखते हैं वरना क्रैश कोर्स की कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी। तो हमारे पास अगर ये कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब इन 2 पॉइंट के बीच की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा सा मिनिमम डिस्टेंस अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये मिनिमम डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी कि सपोज करो यहां पे हमारे पास कोई 3,4 पॉइंट है और यहां पे हमारे पास से कोई 2,2 पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो x1 y1, तो इसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हमारे पास एज्यूम किए हुए पॉइंट्स हैं। अब सेक्शन फार्मूला की हम बात करते हैं। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? तो अगर हमारे पास भाई साहब ये देखो ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच हमारी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है लाइन की। अब इसको कोई एक पॉइंट, ये पॉइंट यानी कि हम कह सकते हैं ये लाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। यानी कि ये लाइन, ये थर्ड लाइन, ये वाली लाइन, कोई सी भी लाइन इस लाइन ए बी को, इस लाइन ए बी को एक m और n के रेशियो में डिवाइड करती है।
तो ये m और n के रेशियो में डिवाइड करना ही हमारा सेक्शन होता है। ये दो सेक्शन हो गए, ये सेक्शन इक्वल भी हो सकते हैं। अब देखो यहीं से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं ना, यहां से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों सेक्शन इक्वल होते हैं ना, तो यहां पे हम m बराबर n होता है, और यहां पे आप सब जगह m बराबर n रख देंगे ना, तो यहां से m कॉमन हो जाएगा और नीचे 2m हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 बन जाएगा। तो ये आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहां से समझ में आ गया होगा। अब देखो आपके पास बहुत ज्यादा बार ऐसा हुआ है ना कि डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन पूछ जाता है एरिया ऑफ पॉलीगॉन नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछे, एरिया ऑफ रोम्बस पूछे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछे, और आपको पॉइंट्स गिवन हो, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको मेन काम है पॉइंट्स निकालना। पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग से भी आ सकते हैं, पॉइंट्स आपका हो सकता है कि लाई कर रहा हो, वो भी पॉइंट हो सकता है आपको बहुत आसान तरीके से भी पॉइंट्स गिवन हो। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन को हम सारणिक मतलब डिटरमिनेंट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन को सॉल्व करना डिटरमिनेंट की हेल्प से भी आसान है। और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनके हम कर सकते हैं। फॉर ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के लिए अब देखो आपको करना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, जैसे आपको पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2, आपको इन जनरल फॉर्मूला पता होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और ये जो पूरा ये जो हमारे पास समरी है ना, ये बेस और हाइट के एक मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करके ही, एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ही बेस और हाइट का टर्म आया था। तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके भी किसी स्क्वायर, किसी रेक्टेंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से आप देखो ट्राइंगल, अब आपको करना क्या है, अगर 3 साइड हो, फॉर ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर 3 साइड हो तो आपको 1 2 3 लेना है और x1/1 लेना है। मतलब x1/1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और x1/1 फिर से अगेन, अगर 3 साइड है तो आपको 3 तक जाना है, और 3 तक जाने के बाद चौथे को आपको फर्स्ट वाले को ही रिपीट करके लिख देना है। ओके, अगर आपके पास फॉर ट्राइंगल हो मतलब स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, तो आप 4 साइड के लिए x5 तक x4/4 तक जाएंगे, उसके बाद x1/1 लिखेंगे। और आपको आई होप कि ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता हो, नहीं आता हो तो मैं आपको ये सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनर ट्राइंगल। देखो कोई ट्राइंगल में, ये बहुत बेसिक चैप्टर है ट्राइंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम ट्राइंगल के बारे में भी सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो यहां पे आपका क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब आपके लिए पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में, फॉर एनी ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल में क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइंगल में आपका आर्थो सेंटर, इन सेंटर, देखो इसकी एक ट्रिक आती है, और उस ट्रिक को मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपके माइंड में एक ही बार में सेट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास एक ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आपके पास ये क्या है, ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब इन सेंटर जी ओ इन सब की बात करते, अरे अब यार क्या करना है, एच जी ओ, ये हमारे पास आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सब की हम बात करते। तो सबसे पहले देखो हम बात करते जी की। जी क्या है हमारे पास, अब जी की वैल्यू क्या निकालेंगे, जी होता है हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात करते हैं भाई साहब, सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड का सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि हम हिंदी की बात करें तो केंद्र। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के बीचों बीच का पॉइंट निकालना है। अब इसका तरीका तो मैं फिलहाल आपको फुल्ली डिटेल नहीं बता रहा हूं कि हम कैसे सेंट्रॉइड को पर्टिकुलरली निकालते हैं, लेकिन आपको एक ट्रिक के हेल्प से मैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब होते क्या सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड पूछा जाता है आपसे, जी की वैल्यू पूछी जाती है, तो सिंपल है, आपके पास यहां पे जो पॉइंट्स होंगे ना, x1/1, यहां पे जो पॉइंट होगा x2/2, यहां पे जो पॉइंट होगा x3/3। अगर इन तीनों के x कोऑर्डिनेट वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबका सम बाई 3 करते हैं और y कोऑर्डिनेट वाले सम का बाई 3 करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल। सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल आपको बहुत अच्छे से आ गया।
अब सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल में जहां पे x1 था वहां पे a करना है, x2 के साथ b करना है, x3 के साथ c करना है, यहां पे ax1 bx2 cx3, a/1 b/1 c/3, यानी कि x1 के साथ a, y1 के साथ b और x3 के साथ c, y1 के नहीं, ठीक है, y1 के साथ a, y2 के साथ b, y3 के साथ c। और नीचे आपको जो 3 था वहां 3 था, 1 1 1 ऐड किया था वहां पे, तो 3 हुआ था, यहां पे आपको a प्लस b प्लस c कर देना है। ओके, तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये देखो ये हमारे पास सेंट्रॉइड हो गया, उसके बाद इन सेंटर हो गया, फिर आर्थो सेंटर हो गया और फिर सरकम सेंटर हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं एच की। अब एच निकालने का सिंपल तरीका हमारे पास है 10x, मतलब जहां पे आपने a लगाया था वहां पे आप करेंगे 10 क्यों करेंगे, आर्थो सेंटर में आपको 10 लगाना है और सरकम सेंटर में साइन, सरकम यानी कि s, तो s में आप साइन 2a लगाएंगे और इसकी हेल्प से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली ज्यादा वो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जहां पे आपने इन सेंटर में a लगाया था वहां पे आपको a की जगह 10a 10b 10c रखना है, 10a 10b 10c रखना है, 10a 10b 10c 10a 10b 10c। अंडरस्टैंड, डू नो अबाउट कंप्लीट डिटेल सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड आर्थो सेंटर। यहां से देखो पॉइंट्स बन जाते हैं आपके, कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं क्वेश्चन करते समय सॉल्यूशन में कि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगता और एक आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यार सरकम सेंटर की बात मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर सरकम सेंटर की बात होती है तो जहां पे आपने 10 लगाए, देखो आर्थो सेंटर में नहीं प्रॉब्लम थी, देखो साइन और 10 दो ही टर्म है, तो आर्थो सेंटर में 10 आपको ध्यान रखना है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम मतलब चारों ओर, यानी ओ से डिनोटेड बाय ओ और डिनोटेड बाय ओ, यानी इसका मतलब सरकम, सरकम मतलब साइन, यानी साइन 2a साइन 2b साइन 2c, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, यानी a b c रिस्पेक्टिवली चेंज इनटू साइन 2a साइन 2b साइन 2c। ओके, तो यहां तक आपको आर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। अब देखो इससे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आने लगता है आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर से, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब यार बात यहां पे हमारी आती है HG/GO 2/1, ये इसका रेशियो होता है। यानी कि अगर HG के पॉइंट है 3,1 और G के कोई पॉइंट्स आ गए 2,3, सपोज करो, ये सिर्फ एज्यूमेशन है, सिर्फ एज्यूमेशन है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लिखेंगे HG, उसको क्या लेंगे HG। ओके, तो HG/GO यानी कि कोई O पॉइंट है वो क्या होगा 2/1। तो यहां से आपको या तो सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं। अब देखो यार हमारे पास आते हैं एक्स सेंटर, साहब ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट ट्राइंगल की। तो कंप्लीट ट्राइंगल में एक्स सेंटर आते हैं। अब एक्स सेंटर में देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास सबसे पहले ax1 bx2 cx3 था इन सेंटर के लिए, a/1 b/2 c/3 था, a प्लस b प्लस c था, a प्लस b माइनस प्लस c था। यानी कि आपके पास धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स आए। तो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन सेंटर का भी वही सिंपल, इन सेंटर का भी वही एक कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले एक बार जो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट था उसी को हम एक्स सेंटर के कॉन्सेप्ट्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम एक्स सेंटर के कॉन्सेप्ट्स में चेंज कर रहे हैं। और इस एक्स सेंटर के कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि आपके पास एक बार यहां पे a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक बार आपका a नेगेटिव हो जाएगा, एक बार आपका b नेगेटिव हो जाएगा और एक बार आपका c नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे देखो आपका a नेगेटिव हुआ -ax1 माइनस माइनस। तो आपको इन सेंटर वाले ही फॉर्मूले में करना क्या है, इन सेंटर वाले फॉर्मूले में ही आपको ये सब कुछ कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली और कुछ नहीं करना, यानी आप इन सेंटर को भी आसानी से डील कर सकते हो। एक बार a नेगेटिव हो जाएगा, एक बार b नेगेटिव हो जाएगा और एक बार c नेगेटिव हो जाएगा आपका। ओके, यहां पे ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, एक्स सेंटर सब समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से हम थोड़ा सा लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन। देखो क्रैश कोर्स अगर पार्ट बाई पार्ट चलोगे तो समझ में आने लगेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में आ जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके, हाँ, लेकिन फिलहाल पढ़ाया पूरा जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया जाएगा। तो आपको पर्टिकुलरली आपको देखना है, आपको समझना है और करना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। तो आपके पास ये जो एंगल है, ये देखो, ये एक लाइन ये है। मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं आपको थोड़ा सा। ये देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक लाइन हमारे पास है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन ये है, और इसके बीच का एंगल ये है। एंगल ये भी हो सकता है, बट एक्स एक्सिस के अराउंड, मतलब एक्स एक्सिस से जो होता है वही एंगल होता है। सो स्लोप बिटवीन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की ओर वाली स्लोप ही हम काउंट करते हैं, यानी कि इस एंगल की बात करते हैं। अब देखो थीटा 2, थीटा 1 और थीटा में रिलेशन क्या है। आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली छोटी क्लासों में पढ़ाई गई होगी कि ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है और ये वाला एंगल अगर, सपोज करो ये एंगल आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा। समझ में आया? आना बोलो। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल, मतलब ये वाले जो दूर वाले एंगल्स होते हैं ना, जो दूर के जो एंगल्स होते हैं ए और बी ट्राइंगल के, आउटर अदर वाले एंगल्स होते हैं इसके, उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आई। क्या प्रॉपर्टीज आई कि थीटा 2 इसके, थीटा 1 के और थीटा के बराबर होगा। तो हमने थीटा की वैल्यू, जो सी की वैल्यू है, सी जो थीटा की बी की वैल्यू है वो क्या होगी, ए सी माइनस ए होगी। तो बी की वैल्यू यहां से सी माइनस ए हो गई। इसी प्रॉपर्टीज से हमारे पास ये थीटा आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 होता है। अब m2 क्या है, tan थीटा 2, tan थीटा 1, tan थीटा 1, tan थीटा 2। तो यहां से भी यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं, वो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का तरीका, टू लाइंस अगर दो लाइंस के बीच में, तो उसकी स्लोप्स निकाल सकते हैं, या फिर हमको ये पता होना चाहिए कि उसका एंगल क्या है, स्लोप से एंगल क्या है, तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मतलब इस एक्स एक्सिस से इसका स्लोप क्या है, तो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमको स्लोप पता हो, अगर हमको एंगल पता हो कि कितने एंगल पे लाइंस बेंड हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। फिलहाल लेक्चर 1 आपका यहाँ पे फिनिश होता है, और लेक्चर 1 यहाँ पे फिनिश करने के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 की तरफ। तो 2B लेक्चर 2, 2B लेक्चर 2, लेक्चर 2 देखो यहां से आप जितने भी लेक्चर बनाऊं मैं यहाँ पे, देखो जेई का सिलेबस है, थोड़ा लंबा तो जाना ही है, बट जितने लेक्चर मैं बनाऊं उतने आप कर लो, तो आई गारंटेड कि यू विल गेट बहुत अच्छा स्कोर इन जेई मेंस। लेकिन हाँ गारंटेड है, हो सकता है आप सब भी कर लो, हो सकता है आप हाँ पूरा पेपर कर लो, आपका 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% सिलेबस, आप 100% स्कोर हो जाए आपका, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिवीजन के लिए भी ये सिलेबस, ये कोर्स